सर, जब कोई विद्यार्थी कॉलेज से पास होकर जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करता है, तब सर आप कैसा महसूस करते हैं? और मोदी जी की इंस्पायर से जब हम गुजरात में पढ़ते थे तो वहाँ पे सीएम थे मोदी जी, तो उनकी इस इंस्पायर से एक जीएसबीटीएम करके एक डिपार्टमेंट था। लगता था जवानी में व्यक्तित्व निखरता है, लगता था जवानी में व्यक्तित्व निखरता है, समझ बल बुद्धि का आलोक बिखरता है, पर अब अपनी सोच पर अफसोस होता है, तब बंधनों से शिकवाती अब खुलापन खरता है। और युवा शक्ति जितनी भी है उनके लिए कुछ और अच्छा करा जाए, कुछ और अच्छा करा जाए, तो उसमें फिर एक विचार आया कि एक बंधु कॉलेज बनाए और युवाओं से प्रेरित हो, युवाओं के लिए कि और हमारी कॉलेज का मैं हमारे बच्चों को बार बार कहता हूँ कि हमारी कॉलेज का आईना तुम लोग। सर, आने वाले समय में आप अपने कॉलेज में कौन से नए कोर्स या नवाचार शुरू करने का विचार करते हैं? तो ये जो सारी चीज़ें थी स्किल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं विवेकानंद कॉलेज से स्टार्ट हुआ। दूसरा यथा नाम तथा गुण। जो स्पोर्ट्स रहता है उसमें मैंने 3 कीवर्ड्स अपने लाइफ में उतारे हैं। एक तो पेशेंस, सेकंड कि लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं, हार जीत होती रहती है, जी बिल्कुल। तो उससे हमें आगे बढ़ना है। जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द संदीप शो में। आज हमारे साथ हैं स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के डायरेक्टर सर सौरभ जी पाठक। सर, आपका दिल की गहराइयों से हमारे इस द संदीप शो में स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको ये कॉलेज की शुरुआत करने का प्रेरणा कहाँ से मिली, और आप अपने जीवन परिचय के बारे में भी हमें बताएं सर। देखिए संदीप जी, आपने जो बताया है कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और स्वामी विवेकानंद जी नाम क्यों रखा, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उसमें कि मेरी जीवन की शुरुआत जो है वो विद्या निकेतन स्कूल से हुई है। जी सर। जिसमें हम लोगों को ये तब बताया गया है और अभी भी बताया जाता है वहाँ पर कि संस्कार युक्त विद्यार्थी कैसे बनते हैं, और एक संस्कार युक्त विद्यार्थी जब समाज में आता है तो वो समाज को कैसे प्रेरित करता है। जी। और उसी के साथ में आगे बढ़ते गए और तब कई सारे महापुरुषों के बारे में सुना था, जिसमें से स्वामी विवेकानंद जी हैं, गांधी जी हैं, जी। इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस हैं, जी सर। जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत गहराइयों तक चोट करी है। जी। और इसके बाद में हम पढ़ाई करने के लिए मैं बाहर गया बेंगलुरु, जी, जहाँ जी। पे मैंने अपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करी। जी सर। फिर गवर्नमेंट सीट से एमएससी बायोटेक करी और उसके बाद मैं एग्रीकल्चर में बहुत सारा कुछ काम किया। और मोदी जी की इंस्पायर से जब हम गुजरात में पढ़ते थे तो वहाँ पे सीएम थे मोदी जी, तो उनकी इस इंस्पायर से एक जीएसबीटीएम करके एक डिपार्टमेंट था, जी सर। गुजरात स्टेट बायोटेक मिशन, जिसमें बायोटेक एंटरप्रेनर्स को आगे लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे। जी। तो उसमें एक दो प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, जिसमें डेट फार्म करके एक प्रोजेक्ट है जी। जो फॉरेन का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमने रिसर्च वर्क करी। रिसर्च वर्क करने के बाद में हमारे जो सीनियर थे, जो प्रोफेसर्स थे जिनके अंडर हम काम करते थे, जी। उन्होंने ये इंस्पायर किया कि बेटा आप इतना सारा काम करते हैं और सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना अपन सब मिलके एक टिश्यू कल्चर लैब आपके वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दे, क्योंकि बड़ौदा और सागवाड़ा मतलब वागड़ का रीज़न दोनों सेम है, जी। उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आई थिंक तब हमने यहाँ पे सारी रिसर्च वर्क करी, सर्वे करा, सारी चीज़ें देखी, और उसमें ये पाया कि वो चीज़ जो बड़ौदा में हो रही है टिश्यू कल्चर के बारे में, जितने भी सारी चीज़ें हो रही है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो खेती बाड़ी हो रही है, जो गुजरात में काफ़ी आगे चल रही है, वो अपन वागड़ में भी उसका प्रयास कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ है जो अगर मान लो अपने यहाँ पे वागड़, और हमारे वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो वागड़ के ही थे जो काम करने वाले। जी सर। यहीं से जाते थे, वहाँ मजदूरी करते थे, लेकिन ठीक है, सर्कमस्टेंसेस रहते हैं सबके अपने अपने। और हमने जब यहाँ पे प्लानिंग करी, फाइल बनाई, और तब जो यहाँ के निदेशक थे कृषि विभाग के, उनसे हमने जाके मुलाकात करी और उन्होंने ये बताया कि सर ये जो आप प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जी। ये अपने आप में एक हमारे लिए तब गर्व की बात कि ये राजस्थान का पहला प्रोजेक्ट है। जी। कि जो गुजरात में तो बहुत चल रहा है, लेकिन राजस्थान का ये पहला प्रोजेक्ट है, और आप अगर इसमें सफल
करते हैं जी तो हमारी हेल्प रहेगी। और कई सारी चीज़ें हैं, हमने उससे शुरुआत करी और शुरुआत करी कुछ एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि एग्रीकल्चर में एक्चुअली क्या है, लेबर वर्क ज़्यादा होता है, जी लेबर पे बिल्कुल जी डिपेंडेंसी ज़्यादा जी होती है। बिल्कुल सर और यूथ थे, मोदी जी का एक सपना है सभी के लिए जी कि यूथ को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी भी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जी उनका अभी भी यही सपना है कि जितनी भी युवा शक्ति है उनको हम आगे बढ़ाएं और उनका विजन लेके आगे चले तो ज़्यादा जी बढ़िया रहेगा। जी इसी सिलसिले में फिर जब हमने प्रयास किए, साल भर हमने प्रयास किए, कुछ एक नई नवाचार भी किया एक फार्म के ऊपर, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि वो लेबर के कारण सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर इसके बाद में तभी एक और चीज़ के लिए प्रोजेक्ट चल रहा था फादर का कि क्यों ना अपन यहाँ पे जो भी गरीब वर्ग के बच्चे हैं या फिर अपने ट्राइबल बेल्ट में अपन जी काम कर जी रहे सर हैं और युवा शक्ति जितनी भी है उनके लिए कुछ और अच्छा करा जाए। जी तो कुछ और अच्छा करा जाए तो उसमें फिर एक विचार आया कि एक अपन कॉलेज बनाए जी और जो युवाओं से प्रेरित हो और युवाओं के लिए है। क्योंकि सिर्फ कॉलेज खोलना या कॉलेज में शिक्षित करना ये हमारा उद्देश्य नहीं था। जी बिल्कुल हमारा ये उद्देश्य था कि इस कॉलेज को लेकर जितना भी कुछ हो सके वो सब युवा शक्ति जुड़े और युवा शक्ति जितनी भी हो जी उसमें वो आगे काम करे और आगे बढ़े। उस संदर्भ को लेके कॉलेज खोली गई और इस कॉलेज का नाम स्वामी विवेकानंद इसीलिए रखा गया कि जी ताकि बच्चे जो होते हैं, मतलब स्वामी विवेकानंद जो है वो सिर्फ एक विचार है, जी मतलब बिल्कुल नाम नहीं है, वो एक विचार है। और उस विचार के अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती है जिसमें युग निर्माता, राष्ट्र निर्माता जी और बिल्कुल सबसे बड़ी बात अपने हिंदू धर्म की जो होती है संस्कारवान, जी जो कि आज की युवा पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है। जी और बिल्कुल विवेकानंद जी ने एक वर्ड जो इंस्पायर हैं, वो एक वर्ड कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं जी होती। बिल्कुल सर तो बस उसी उद्देश्य से हम कॉलेज का हमने प्रागट्य करा और उसको उत्तरोत्तर अभी तक प्रगति कर रहे हैं और कई सारी चीज़ें उसमें जोड़ते जा रहे हैं। और बाकी बच्चे जो हैं हमारे, वो हमारा धन है। जी सर जब कोई विद्यार्थी कॉलेज से पास होकर जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करता है तब सर आप कैसा महसूस करते हैं जी संदीप जी, देखिए जब कोई विद्यार्थी सफल होकर, पास होकर और सफल हो जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जी देखिए पहले ही मैंने बताया कि आपको हमारा धन जो है वो विद्यार्थी है जी और विद्यार्थी जो होते हैं वो मतलब युवा शक्ति है जी बिल्कुल और अपने देश में 65% युवा है। जी और विवेकानंद जी ने एक चीज़ और कही थी इसके साथ में कि मुझे 100 युवा दे दो तो मैं भारत को सोने की चिड़िया वापस से बना दूँ। जी बिल्कुल सर तो हमारा भी यही उद्देश्य रहता है कि बच्चों को वैसा प्रेरित करें और जब वो सफल हो जाता है उसके काम में तो हमको लगता है कि हमने जो सोच के ये कॉलेज बनाई थी या इस कॉलेज का निर्माण किया था या जो भी चीज़ें हम बच्चों को देना चाह रहे हैं जी सर वो पूरी के पूरी बच्चे ने अपने अंदर उतारी है और उसकी सफलता के साथ में हमारी सफलता जुड़ी हुई है। जी और हम उसको ये समझते हैं कि वो संस्थानिक रूप से हमारा पुत्र या पुत्री है, जी ताकि बिल्कुल वो बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल और हमारी कॉलेज का मैं हमारे बच्चों को बार बार कहता हूँ कि हमारी कॉलेज का आईना तुम लोगों, और जितना आईना स्वच्छ और साफ होता है जी बिल्कुल उतनी अपना प्रतिबिंब अच्छा दिखता है। जी सर सर आने वाले समय में आप अपने कॉलेज में कौन से नए कोर्स या नवाचार शुरू करने का विचार कर रहे हैं देखिए आने वाले समय जो आ रहा है वो आईटी का युग है। अब जो आने वाला टाइम है वो स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर जी रहे हैं। बिल्कुल सर उसके साथ में कई सारी, जैसे आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, आप जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संदीप जी। जी सर और वागड़ क्षेत्र में कुछ नवाचार आप भी लेके आए हैं, तो हम भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि जिसमें मास कम्युनिकेशन होता है, जी बिल्कुल सर स्किल डेवलपमेंट के जितने भी बाकी के कोर्सेज होते हैं जो कि आईटी से रिलेटेड हैं, जी बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, उन सब चीज़ों को हम भी अडॉप्ट करके और बहुत जल्दी अपनी कॉलेज में इंट्रोड्यूस करना वाले हैं, ताकि जो वागड़ के बच्चों में जो कुछ थोड़ी बहुत भी हमारे हिसाब से ऐसा लगता है कि उनको और आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी तो वो मिलनी चाहिए। जैसे कि आजकल आपका जैसे यूट्यूब में आप करते हैं काम,
जी तो सर। वो प्रोफेशनल काम हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन अपने यहाँ पे उस चीज़ के बारे में इतनी डिटेलिंग नहीं होती जी जी सर। कि आप यूट्यूब पे कैसे काम करें, किस हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाए, जी कि सर। आपका चैनल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपके एनालिसिस किस हिसाब से होती जी है, जी जी सर। गूगल एनालिसिस। क्योंकि देखिए छोटा मोटा हम भी आईटी से जुड़े हुए हैं, जी बिल्कुल। ज़्यादा तो हम इसमें वर्क नहीं करते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हम भी करते हैं, तो उस बारे में जानकारी रखते हैं। और बच्चों के लिए यही है कि हम इस कोर्सेज़ को जल्दी शुरू करेंगे कॉलेज में, जिससे उनका लाभ होगा। और अब एआई का युग है, तो उसको अगर मान लो अपनाएंगे नहीं तो आगे अपन नहीं बढ़ सकते। और जी साथ में जो युग निर्माता, युग दृष्टा जो हमारे विवेकानंद जी थे, उनका भी यही था कि युवाओं को जोड़ो, और युवाओं की शक्ति जितनी इसमें जुड़ेगी उतना जी ज़्यादा बिल्कुल बढ़िया होगा। जी बिल्कुल सर। अब हम बात करेंगे सर कि जो यहाँ पे पढ़ चुके हैं, यहाँ का जीवन जी चुके हैं और जो अभी समाज में अपनी पहचान बना चुके हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि महाविद्यालय में ऑनलाइन कक्षाओं ने आपको विभिन्न परिस्थितियों में कितना ज्ञानवर्धक सहयोग दिया? मेरा नाम खुशी राठौड़ है। मैंने स्वामी विवेकानंद कॉलेज से मेरा बैचलर किया और उसके बाद मैंने यहाँ से निकल के आईआईटी कानपुर से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। अभी मैं घर पे बैठकर नेट की और ना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं कोविड बैच से हूँ, तो ऑनलाइन क्लास ने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। हम घर पे बैठे बिना हताश हुए आराम से बैठ के पढ़ सकते थे। रेगुलर क्लासेस होती थी, जिसकी वजह से हमारा एक रूटीन बनता था। रोज़ क्लासेस होती थी, साथ में सर हमको असाइनमेंट्स देते थे, हम उन्हें सॉल्व करते थे। तो घर बैठे हमें कभी हताश महसूस नहीं हुआ, तो उससे मेरी पढ़ाई भी नहीं रुकी और मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुआ आगे जाके पढ़ाई में ऑनलाइन क्लासेस से। अब हम आगे बात करेंगे कि आप में से कोई भी बता सकता है कि कॉलेज का आपके जीवन में क्या योगदान रहा? देखिए, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं फ़िलहाल एक पब्लिक स्पीकर के रूप में कार्य कर रहा हूँ और फ़िलहाल मैं लॉ की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और स्वामी विवेकानंद से मैं पास आउट रहा हूँ। सर ने एक सवाल पूछा कि स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय का मेरे जीवन में क्या योगदान रहा। सीधे तौर पर कहूँ तो योगदान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आप जिस संस्थान से ग्रेजुएट रहते हो, जिस संस्थान से आपने अपना अध्ययन किया, अपना फाउंडेशन तैयार किया है, निश्चित रूप से रहता है। मेरे जीवन का पहला योगदान स्वामी विवेकानंद का मैं ये कहूँगा इस महाविद्यालय का कि मैं, जैसे कि मैंने पहले भी कई बताया संदीप भैया के शो में, कि मेरी स्कूल एजुकेशन अलग अलग स्कूल्स में हुई। कम से कम 8 से 9 स्कूल्स मैंने बदली, तो मेरे परमानेंट दोस्त नहीं बन पाए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो इस महाविद्यालय में मुझे अच्छे, और सर ने कहा जैसे संस्कारी दोस्त मिले, कपिल जैसे, तो जिन्होंने जीवन में बेहतर साथ दिया। इसके अलावा जैसा कि मैं देश की संसद में, मुझे देश की संसद को एड्रेस करने का मौका मिला। भारतीय संसद में नेशनल यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से मैं विनर रहा। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय कैंप में मैंने भारत का नेतृत्व किया। ऐसी जो भी जीवन की किंचित उपलब्धियां रही, इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर महाविद्यालय का योगदान मैं इसलिए भी मानूंगा क्योंकि स्कूल टाइम तक मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरे पिता का और मेरे विद्यालयी जीवन का मेरे वक्ता बनने में बड़ा योगदान रहा। लेकिन ज्ञान आपके पास जितना भी हो, जब आप उस चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो तो वो ज्ञान शायद उतना आगे नहीं बढ़ पाता है। महाविद्यालय ने मुझे एक मंच प्रदान किया, जो शुरुआती मेरे कॉलेज लाइफ में देवकृष्ण ठाकुर सर थे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर थे, डायरेक्टर सर थे। इन सब ने प्रेरित किया कि कॉलेज में संचालन हो या कोई भी विद्यालय के औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम थे, जिन पे मैं बतौर संचालक की भूमिका का मैंने निर्वहन किया। कई कल्चरल एक्टिविटीज़ थी जिसमें मैं एक्टिव रहा। तो ये जब मैं देखता हूँ पीछे घूम के, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो संसद की परिणति तैयार हुई या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन में जो भी ख्याति प्राप्त की, महाविद्यालय का योगदान रहा। मैं कई बार कुछ चीज़ों से नाराज होता था कि सर ये एक तरह से बंदिशें हैं, कि कहीं रोक टोक होती थी। लेकिन आज जब खुल के पीछे घूम के देखता हूँ, वो एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि लगता था जवानी में व्यक्तित्व निखरता है, लगता था जवानी में व्यक्तित्व निखरता है, समझ बल बुद्धि का आलोक बिखरता है, पर अब अपनी सोच पर अफसोस होता है, तब बंधनों से शिकवाती अब खुलापन अखरता है। तो वही बात है कि उस समय जो चीज़ें लगती थी कि ये बंधन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जीवन निर्माण में एक बड़ा योगदान दिया है। तो मैं महाविद्यालय का धन्यवाद देना चाहूँगा इस मसले पे। तो बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही शानदार सिद्धार्थ जी ने बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके व्यक्तिगत विकास एवं कौशल विकास में महाविद्यालय ने किस प्रकार प्रयास किए? जी नमस्ते सर, मेरा नाम पुरजीत वैष्णव, मैं खड़गदा का निवासी हूँ। विवेकानंद विद्यालय से मेरा बैचलर हुआ।
करंटली मैं सीनियर टीचर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। और जैसा आपने पूछा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो जैसे कि मैं बात करूँ, मेरे को जब तक 12वीं पास हुए तब तक हम कभी स्टेज पे खड़े नहीं हुए। एक स्टेज फियर होता था, हर बच्चे में होता है। जी। तो ये मेरा विवेकानंद पहला कॉलेज था जहाँ पे मेरा स्टेज फियर ख़त्म हुआ। सर ने मेरे को जब स्टेज पे हमारा जब पहला फ्रेशर पार्टी हुई, सर ने हम सब लोगों को पहला बुलाया कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दो, तो वहाँ से वो स्टेज फियर ख़त्म हुआ। फिर बात करूँ जैसे कि मेरे को स्किल डेवलपमेंट की बात करूँ, तो मेरे को ऐसा था टीचिंग लाइन में जाना है। तो मेरे को आज भी याद है, मैं सेकेंड ईयर में था, जूलॉजी में एक टॉपिक है ब्लड का, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो सर ने, डायरेक्टर सर ने सबसे पहले मेरे को बोला था कि पुरजीत कल को बनना क्या, एक बार हम सबकी कैरियर काउंसलिंग करी। मैंने कहा सर टीचिंग लाइन में जाना है। तो सर ने उसी दिन टास्क दे दिया कि कल तुमको एक टॉपिक प्रिपेयर करके आना है और कल पढ़ाना है। और वो मेरा लाइफ का पहला टीचिंग एक्सपीरियंस था कि मैंने मेरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया था भले, पर वो पहली बार था जब मैंने ब्लड का टॉपिक जो था एंटीजन एंटीबॉडी, मुझे आज भी याद है, तब वो मैंने एक्सप्लेन करा और सर का हेल्प रहा। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि यहाँ पे जो हम लोग जब पढ़ रहे थे तब पुष्पेंद्र जी सर और रोहित जी सर करके यहाँ पे टीचर्स थे, बॉटनी पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे को ये था कि मेरे को पहले मास्टर्स करना है, उसके बाद मैं बीएड वगैरह में जाऊँगा। तब पुष्पेंद्र सर ने काउंसलिंग करी, उन्होंने कहा कि पुरजीत पहले ये चीज़ है कि अगर तुमको टीचिंग लाइन में जाना है तो स्टार्टअप कहाँ से करना है वो तुम लोग देखो, पहले बीएड करो उसके बाद मास्टर्स हो जाएगा। और वो चीज़ मेरे को बहुत प्रॉफिटेबल रही कि मेरा पहले बीएड कंप्लीट हो गया, अभी मास्टर्स भी हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ विद्यालय से सीखी। दूसरी चीज़ कि जब हम लोग को, जैसे मेरे को शौक था कि गा लेते हैं कभी कभी, तो विद्यालय का ही सहयोग रहा कि अपना एक लोक कला गायन का उत्सव होता है, तो उसमें हम ब्लॉक लेवल पे, मैं, एक भाविक जी थे, एक यश जी करके, हम तीनों साथ में यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे हम लोग जीते। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, कॉलेज का सपोर्ट रहा। यहाँ पे एक नकुल जी सर थे, उन्होंने बहुत चीज़ें हमको सिखाई। उसमें हम लोग फिर संभाग स्तर पे टाउन हॉल उदयपुर तक भी गए। तो ये जो सारी चीज़ें थी स्किल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं विवेकानंद कॉलेज से स्टार्ट हुआ। दूसरा यथा नाम तथा गुण, विवेकानंद जैसा नाम है वैसा महाविद्यालय में हमको सपोर्ट मिला। तो उसके लिए मैं सर का और पूरे स्टाफ वगैरह का सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जैसे कि आपने बोला कि थोड़ा सा गा लेते हैं, तो हम सभी चाहेंगे कि 2 लाइन आप सुना दीजिए अभी, जो भी दो लाइन। ठीक है, चलो मेरे को एक हमारा मतलब जो हमने गाया था लोक कला गायन में, वही सुना देता हूँ। बिल्कुल सर। कदिया वो नीरसीला मारे देश, जो थारी बाट गणी, कदियावो नीरसीला मारे देश, जो थारी बाट घनी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये संदीप जी, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हमारे यहाँ पे जो शाय बच्चे भी आते हैं और जब वो यहाँ पर उनका ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करते हैं तो बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। तो वैसे ही हमारे ये होनहार स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मतलब उनका परचम भी लहराया, उनको सफलताएं भी मिली कहीं ना कहीं, और उनके अंदर का जो डर था, मतलब कई टाइप के डर होते हैं, और उस डर को तोड़ के और आगे बढ़े, और न केवल उनका, उनके माँ बाप का, उनके समाज का, समाज के साथ में कॉलेज का भी नाम रोशन करा। तो हमको हमारे जितने भी सिद्धार्थ है, पुरजित है, द्विज है, खुशी आई हुई है, नैतिका आई हुई है, और जो अभी जो हमारे करंट बच्चे, उन सभी पे हमको गर्व है कि हाँ, हम कहीं ना कहीं उनको इतना अच्छा सिखा रहे हैं कि वो सही दिशा पे हैं, और वो सही दिशा के कारण हमको गर्व होता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हमको उन पे गर्व है। और कहीं ना कहीं उनका समाज में भी बहुत अच्छा योगदान चल रहा है। हम आगे जानना चाहेंगे, आपके अनुसार इस कॉलेज की सबसे खास बात क्या है जो इसे अन्य कॉलेजों से अलग बनाती है? मेरा नाम द्विज जैन है। मैं करंटली सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर पीएम श्री डोलवर कहारी स्कूल में पोस्टेड हूँ। जी सर। और मैंने अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन 2023 में यहाँ से की थी, बीएससी बीएड कोर्स में। तो जैसे कि जब भी हम कॉलेज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हम कैसी कॉलेज में जाएंगे, हम जैसी कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पे पढ़ाई कैसी होगी, वगैरह वगैरह सब दिमाग में आता है। ये सब भी सोच मैं भी लेके आया था इस कॉलेज में कि क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन फिर जब मैं आया यहाँ पे, जब यहाँ मैंने पढ़ाई देखी, यहाँ सबसे जो मेरे को लगा कि
ये जो मुझे लगा कैसे होगा, सर हमेशा तैयार रहते। तो मेरे हिसाब से टीचर्स इस कॉलेज की सबसे पिलर के रूप में है। जी बिल्कुल। क्या कॉलेज का माहौल आपकी पढ़ाई व करियर में प्रेरणादायक सिद्ध हुआ? मेरा नाम नेतिका पंचाल है। मैंने अपनी BSc B.Ed इस कॉलेज से कंप्लीट की है। वर्तमान में मैं CBO दोवड़ा में एज अ जूनियर अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत हूँ। जी हर किसी का सपना होता है कि वो एक अच्छे पद पर कार्यरत हो, अच्छी नौकरी हो। मैं भी इसी सपने के साथ इस कॉलेज में एडमिशन लिया था। जी फर्स्ट ईयर में जो हमारी पढ़ाई हुई थी वो बेसिक्स से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर होते तभी आप जब किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते, तो जब आपके बेसिक्स क्लियर होता आप इजी वे में किसी भी चीज़ को पढ़ पाते हो, समझ पाते हो। जी। और यहाँ का स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, यहाँ के प्रिंसिपल सर, हिमांग सर वगैरह। और यहाँ पे आपकी छोटी छोटी जो क्वेरीज होती है उनको क्लियर किया जाता है। इस कॉलेज में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को बहुत फोकस किया जाता जी। है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन ही होता है जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत कारगर सहयोग और कारगर सिद्ध होता है। और मतलब जब भी जो आपकी हॉबीज़ होती है, तो इस कॉलेज में आपको जो हॉबीज़ होती है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और यहाँ का जो स्टाफ है वो रेगुलर आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन होता है। तभी जब मोटिव आप खुद कोई मोटिव करता है और सेल्फ मोटिवेट होते, उसके बाद ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक जी यू। बिल्कुल। सर आज लगभग हर माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा 12th के बाद सरकारी नौकरी में लग जाए। सर आप इस सोच को किस दृष्टिकोण से देखते हैं सर? जी देखिए संदीप जी, बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। और इस चीज़ में क्या है कि दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। जी सर। एक तो शिक्षा भी जुड़ी हुई है और एक भावनात्मक दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ है। जी सर। भावनात्मक दृष्टिकोण से जी बात बिल्कुल। करते हैं कि इसमें जो है, जैसे माता पिता जो होते हैं वो उनकी तरफ से बिल्कुल गलत नहीं है। जी अपने वागड़ के अंदर जो है लगभग ग्रामीण एरिया ज़्यादा है, जी। शहरी एरिया बहुत कम है। तो उस ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई तो वो समाज में एक बहुत बड़ा नाम कर रहा है। जी अपने ग्रामीण एरिया में अपन भी देखते हैं और कहते हैं कि वो आने सरकारी नौकरी लगेगी, पिलाने सरकारी नौकरी लगेगी। बिल्कुल सर। अपने घर वाले बच्चों को कहते हैं कि तू हो घर ही रह, तू बिल्कुल ये सर। तैयारी कर। तो वो एक समाज लेवल पे बहुत बढ़िया अच्छी उपाधि जी। मानते हैं। और वो इसलिए मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी जो है वो एक आपके जीवन में एक पैसों की स्टेबिलिटी देता है। जी और प्राइवेटाइजेशन में जो है वो जैसे अपने यहाँ पे वागड़ में इतना प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं है और लगभग इतनी सारी चीज़ें नहीं है जो प्राइवेट में चल रही हैं। जी सर। यही चीज़ अगर सिटी में आप प्राइवेटाइजेशन पे जाते हैं, जैसे हम प्लेसमेंट कैंपस भी करवाते हैं यहाँ पे बच्चों का, तो हमारे पास में कई सारी कंपनीज बाहर की आती हैं, उदयपुर की है, बेंगलोर की भी आती हैं, अहमदाबाद की आती है, जयपुर की आती है। तो वो यही कहते हैं कि सर आपके यहाँ से हम बच्चे तो ले जाते हैं और लगभग 6 महीना साल भर वो काम करते हो, फिर उनको एक छोटी सी चीज़ सताती है, क्या, होम सिकनेस। और वो चाहते हैं कि हम वापस से घर चले जाएं और हमारे घर की 2 रोटी भी मिलेगी तो वो वहाँ बेंगलोर के या फिर दिल्ली के पिज़्ज़ा के बराबर। जी तो इसलिए घर वालों की, अपने माता पिता की ये चिंता होती है कि वो एक तो घर पे रहे और साथ ही साथ में वो कमाए। तो वो उसका सबसे बड़ा जो फीडबैक होता है वो होता है गवर्नमेंट जॉब। जी सर। और शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, उच्च शिक्षा जो होती है, जी जो कॉलेज एजुकेशन होता है, वो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। जी और प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के अंदर सिर्फ एजुकेशन जो होती है वो आपकी आगे की अपकमिंग जो चीज़ें हैं या आपका, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलप करती है। और वो जी जितना जी पर्सनैलिटी आपका डेवलप होगा, जितनी आपके अंदर स्किल्स आएंगी, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। जी सर। तो माता पिता की चिंता बिल्कुल सही है जी बिल्कुल कि जीवन में उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जीवन में आगे बच्चा बढ़ना चाहिए, समाज में हमारा नाम होना चाहिए। जी तो समाज में नाम होए उसकी वजह से वो लोग यही कहते हैं कि तू गवर्नमेंट जॉब कर और गवर्नमेंट की तैयारी कर। लेकिन ये है कि समाज सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से नहीं चलता, उसके लिए आप लोगों को और भी कई सारे प्रयास करने पड़ते हैं। जी जैसे कि आप लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि हम वो उस समाज का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे, जो समाज के निर्माता हैं। जी जैसे कि हमारा तो नाम और उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद, और उसी मिशन को हम लेके चल रहे हैं।
तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था, जो उन्नत भारत का, जो राष्ट्र की, और उस राष्ट्र के अंदर ये भी चीज़ आती है कि आपके यहाँ पर संस्कारवान बच्चे जी बिल्कुल। भी होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती है वो संस्कारित के साथ में ही बच्चों को आगे कैसे बढ़ा जाए, ताकि वो समाज के अंदर जब भी जाए, भले वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अगर संस्कारित है तो वो समाज को कुछ देगा। क्योंकि आज के जो टाइम है, जो ड्यूरेशन चल रहा है, उसके अंदर संस्कारवान बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत है। जी बिल्कुल सर। क्योंकि संस्कारवान अगर होगा, जैसे आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी कि हमारे समाज के अंदर जो होते हैं वो बड़े बुजुर्गों को नहीं रखते हैं, उनको कहीं और अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है समाज में, न्यूक्लियर फैमिली का, जी कि मेरी बीवी और बच्चे, बस हम 4 लोग या चार 3 लोग। लोग रहने चाहिए जी और कोई नहीं रहना चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो ये संस्कारवान जीवन या संस्कारवान, उसके लिए शिक्षा की ज़रूरत है। तो माता पिता को जो है, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई उनका सोच गलत नहीं है, जी बिल्कुल। लेकिन उसके साथ में बच्चे को संस्कारित भी होना चाहिए, उसको उसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जी कि बिल्कुल सर। अपन जो भी चीज़ अपन को मिल रही है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ की वैल्यू है। जी और उस वैल्यू को बनाए रखने के लिए ही हम इस स्वामी विवेकानंद कॉलेज में एक मिशन के साथ में, अब ये समझिए कि एक मिशन है और उस मिशन के बिल्कुल साथ सर। में ही हम काम कर रहे हैं, और उस मिशन में थोड़ा बहुत सफल हुए। जी पूरा तो नहीं कह सकता क्योंकि पूरे समाज को हम बदल नहीं सकते, जी बिल्कुल और सर। उनकी सोच भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि गलत है, सोच उनकी सही है। लेकिन हाँ, ये है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए भी आपको ट्राई करना चाहिए, उद्यमिता के लिए। जैसे कि आजकल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज़न है कि मेक इन इंडिया, जी बिल्कुल सर। जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा उसमें कॉन्सेप्ट है। और उसमें ये स्टार्टअप का जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए हम वहाँ पे जब थे GSBTM में, तो हमको हमारी भी वैसे ही मोदी जी के सामने एक स्पीच हुई थी जिसमें उन्होंने इंस्पायर किया था, जिससे हम भी निकले थे और हमने भी सोचा था कि नहीं कुछ करेंगे, जी जी और अभी अच्छा ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और भगवान की दुआ रही तो और अच्छा जी करेंगे। बिल्कुल सर। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं बिल्कुल सोचना चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो ही कुछ होगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, जी इस पे काम नहीं करना चाहिए। जी गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी आप लोगों के पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, और हमारे कई सारे बच्चे जो हैं उसमें कई सारा अच्छा काम भी कर रहे हैं, जी कि बिल्कुल सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं है, जी अच्छा भी काम कर रहे हैं और स्टार्टअप में भी हैं। जी और उन्होंने उदयपुर में उनकी फैक्ट्रीज हैं, कई बार मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि सर वो जो इंस्पायरेशन थी कि कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, तो उसमें हम भी सीखे और हमने भी आगे कुछ स्टार्ट करा है, तो हमको भी अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि उनका भी घर बार चल रहा है। जी बिल्कुल सर। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि संस्कार, शिक्षा और जो प्लेसमेंट यहाँ से मिलता है, तो सर उस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कृति और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान लेता है, तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है सर। बिल्कुल। और सर जहाँ तक आपने बताया कि अपने महाविद्यालय में आप स्किल डेवलपमेंट है, जो मास कम्युनिकेशन है, इस प्रकार से जब कोर्स शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है वह अपना ध्यान गवर्नमेंट जॉब से हटाकर कहीं ना कहीं इस नवाचार में, और जो आज के युग की मांग है AI जिसको हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं वह समाधान भी उसका होगा। क्लासरूम की पढ़ाई को दरकिनार कर छात्रों को लाइब्रेरी भेजना, क्या यह उनकी स्वतंत्र सोच को विकसित करेगा या उन्हें भ्रमित करेगा? देखिए संदीप जी, इसमें ऐसा है कि लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है जी ये बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं उसमें मतलब इसके विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा बच्चा, और एक्चुअली बच्चे की गलती कहना चाहूँगा, गलती समझे या कुछ भी समझे, जी बच्चे की ही थॉट है, और वो बहुत जल्दी में डिसीजन लेके और क्लासरूम स्टडीज़ को एक्साइट रखता है। जी देखिए एक क्लासरूम एजुकेशन और एक लाइब्रेरी एजुकेशन, दोनों में ये डिफरेंस होता है कि क्लासरूम एजुकेशन में आप टीचर के साथ में रहते हैं, टीचर का सम्मान करते हैं, आपके कई सारे मित्रगण आपके साथ में रहते हैं, आप उनके साथ में आपकी कॉलेज लाइफ आप जी जीते हैं। जी जी जैसे हमने भी हमारी कॉलेज लाइफ जी और बहुत अच्छी जी जी है, सर। ऐसा नहीं है।
तो उनके पास में वो समय रहता है और वो समय पे सारा कार्य उनका पूर्ण होता है। और एक जो आजकल युवा पीढ़ी जो है वो एक ही चीज़ पे है, जैसे पहले अपन ने बात करी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जॉब और उसके साथ में बस एक ही चीज़ आती है क्या कि लाइब्रेरी हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन वो लाइब्रेरी में क्या होता है कि दिशा विहीन उनकी पढ़ाई होती है। जी जैसे कॉलेज में आते हैं तो उनका कंटेंट पढ़ाया जाता है, जी जी उनका फिक्स नॉलेज जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में बात होती है। लेकिन यही चीज़ जब वो लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि उनको पता नहीं कि हमको क्या कंटेंट पढ़ना है, जी बस वो कोई भी बुक उठा लेंगे। जैसे आजकल बस एक ही चीज़ है कि जीके आ जाना चाहिए, जी तो जीके की कोई बुक नहीं होती है। जी जी जीके जो होता है वो आपकी निरंतर पढ़ाई से स्ट्रांग होता है, जी जी और वो निरंतर पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा उपाय आपका यही होता है कि आपको इंटरनेट का सहारा, जो कि आजकल सबके पास में है, और उसके साथ में आपको न्यूज़पेपर, वो चीज़ें पढ़ेंगे जी तो सर। आपका जीके स्ट्रांग होता है। तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी के अंदर जो पढ़ाई होती है वो मेरे हिसाब में कि जी। दिशा विहीन पढ़ाई होती है, और कोई दिशा के साथ में पढ़ाई करता है तो उसकी सफलता बिल्कुल मिलती है उसको। जी सर। लेकिन ये है कि दिशा विहीन पढ़ाई होगी तो आप समाज का निर्माण नहीं कर पाते। जी सर। आप सिर्फ फिर एक ही चीज़ पे लगोगे कि आज हमारा सर ये एग्ज़ाम है, कल हमारा वो एग्ज़ाम है, परसों ये एग्ज़ाम है, कोई एक चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाओगे। जी सर। और क्लासरूम स्टडी पे आप एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर पाते हो, जी 10 चीज़ों के ऊपर आप लोग भी फोकस नहीं नहीं कर कर पाते। पाते सर। बड़े खुशी की बात है कि अपने पॉडकास्ट में आपके कॉलेज के जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं हम उनसे एक बार आपके कॉलेज का रिव्यू लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आप भाई बिल्कुल जी, फ्री हैं, ठीक। आप कुछ भी पूछ लें आप हमारे बच्चों से। महाविद्यालय के प्रशासनिक प्रबंध के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी बताइए आप। मैं मानसी पंड्या बीएससी बीएड 4th ईयर से, और आपके क्वेश्चन पे मेरा ये टेक है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हमारे कॉलेज का, वो एक बैकबोन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम कह सकते हैं कि कॉलेज का बैकबोन है। अगर यही नहीं होगा तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जी। और आई बिलीव कि मैं एज ए स्टूडेंट इस सिस्टम से ये डिमांड करती हूँ कि मुझे ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी इस सिस्टम से मिले, कोई रूल्स हिडन ना हो इस सिस्टम से। जी। एंड आई फील कि ये सिस्टम हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे हमें ग्रोथ का मौका मिल रहा है। ये आई फील कि ये कॉलेज हमें बहुत ज़्यादा, मतलब ये जो प्रशासन है ये हमें हेल्प कर रहा है कि हम ग्रोथ की टुवर्ड्स बढ़े। एंड मैं ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट ना कि सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक क्रिएटिव स्पेस क्रिएट कर रहा है, और ये एक एम्पावरिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ग्रो कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं आपसे एक बार फिर से स्टूडेंट से जानना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? सर, मैं ज्योतिरादित्य सिंह चौहान बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित स्वामी विवेकानंद कॉलेज में प्रवेश पाना ही मेरे लिए गर्व की बात है। यहाँ पर प्रवेश पाने के बाद मैंने मेरे अंदर बहुत सकारात्मक मैंने प्रभावों को देखा है, परिवर्तनों को देखा है। जिसमें जब पहली बार मुझे कॉलेज अलर्ट हुई थी तब मैंने इस कॉलेज के बारे में यही सोचा था कि ये कॉलेज भी दूसरी कॉलेजों की जैसे होगी, मतलब डिसिप्लिन और एजुकेशन न के बराबर। लेकिन जब मैं यहाँ पहली बार आया तो मुझे समझ में आया कि यह महाविद्यालय न केवल शिक्षा को अपितु अनुशासन को भी महत्व देता है। 12th तक तो मैं केवल पढ़ाई तक सीमित था, लेकिन बाद में यहाँ पर आने के बाद मैं कल्चरल एक्टिविटी से भी जुड़ा। हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और टीचर्स हर छात्र को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन के कारण आज मुझ में आत्मनिष्ठ की भावना और सकारात्मक सोच की विकसित हुई है। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा, बीइंग इन पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इट इनहेंसेस माई डिग्निटी। अब हम जानना चाहेंगे कि आपके महाविद्यालय का ध्येय वाक्य क्या है और अब तक यह कितना सार्थक रहा? मेरा नाम नयन गामोट, मैं स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। जी। आपने जैसे कि बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे कि ये महाविद्यालय का ध्येय वाक्य क्या है। ध्येय वाक्य यह है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरांगिनी बुद्धता, अर्थात इसका अर्थ है उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसका यह सार्थक है कि हमारे महाविद्यालय में प्रधानाचार्य जी व बाकी शिक्षक गण हैं, सब स्वयं
प्रधानाचार्य जी स्वयं आकर हमें ज्ञान शिक्षा देते हैं कि उठो जागो बालक, तब तक पढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में एक शेड्यूल है, जैसे कि 10 बजे आते ही बायोमेट्रिक का वो लगना है। स्वामी विवेकानंद जी का यह संदेश है कि युवाओं को यह संदेश है कि स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और कर्मशील बनने की प्रेरणा देते हैं। थैंक यू। महाविद्यालय की कौन सी शैक्षणिक गतिविधियाँ आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है? मेरा नाम चहक सोमपुरा है और मैं BA B.Ed सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे हमारे कॉलेज के शैक्षणिक गतिविधियाँ जो है, जिसमें सेमिनार, वर्कशॉप और ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। साथ ही हमारे कॉलेज में शिक्षा तो होती ही है और क्लासेस बराबर पढ़ाई चलती है टाइम टू टाइम, और साथ ही हमें हमारे विचारों को व्यक्त करने की एक एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, साथ ही कॉन्फिडेंस के साथ लीडरशिप और स्किल्स डेवलप करने का एक मौका मिलता है। हमारे कॉलेज में टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो कन्वर्सेशन करने का जो एनवायरनमेंट है, वो एक बहुत ही अच्छा, एक प्रेरणादायक लगता है, और साथ ही एक व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हमें अलग अलग तरीके की, कल्चरल हो गई, स्पोर्ट्स को लेकर हो गई, तो इन सभी चीज़ों को लेकर स्किल्स डेवलप होती है जी। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरे साल भर की जाती है, जो बहुत ही हेल्पफुल होती है। थैंक यू। जी। महाविद्यालय की सहगामी गतिविधियाँ कौन सी हैं और इनमें से आपको कौन सी सबसे अधिक आकर्षित करती है? Hello, my name is Prashant Bhatidar. I am the student of second year BSc B.Ed. जी। महाविद्यालय की पाठ्य सहगामी में मुझे सबसे अधिक कल्चरल एक्टिविटियों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कल्चरल एक्टिविटियों में जैसे डांस, सिंगिंग हो गया, ड्रामा, स्टेज एक्टिविटीज़ जैसे एंकरिंग और बहुत सारी। इन सब कार्यक्रमों में भाग लेने से मुझे अपनी प्रतिभा को पहचानने एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका मिला। कॉलेज की संस्कृति के महोत्सव में जब हम सब मिलकर भाग लेते हैं तो एकता एवं सहयोग को बढ़ाने एवं आनंद का जो अनुभव हमको मिलता है वो बहुत बढ़िया है। और ये बहुत ही यादगार जो चीज़ हमारे साथ, मतलब जो मोमेंट हो रहा है उसको हम मतलब इंजॉय कर रहे हैं, और ये हमको बाद में जब कॉलेज ख़त्म होगी तो ये सब मोमेंट हमको याद आएंगे। और भी बहुत चीज़ें जैसे कि कॉलेज में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट या इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट होती है, उसमें भी मेरा पर्सनली इंटरेस्टेड, जैसे मैं खुद बास्केटबॉल प्लेयर हूँ तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट है। तो इस तरफ से भी मेरे कॉलेज जो मैंने फर्स्ट ईयर में जब ये मैंने PTD क्लियर किया और फिर ये जो मैंने कॉलेज ली, तो मेरा पहला मोटिव था कि इस कॉलेज में, जैसे अब बहुत सारी कॉलेजें हैं जो BSc B.Ed करवा रही है, जो कॉलेज जो इंटीग्रेटेड कोर्स करा रही है, और जो इसमें अपने यहाँ वागड़ क्षेत्र में जो कॉलेज करवा रही है, तो अपने यहाँ पे ये सुविधा सिर्फ अपनी कॉलेज में है, तो ये कॉलेज लेने का मेरा मोटिव पर्सनली यही था, तो इसलिए ये कॉलेज मेरे को। थैंक यू। सर, शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित ना रहे बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और संस्कार निर्माण का माध्यम बने, इसके लिए आप अपने महाविद्यालय में क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए सर, संदीप जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि शिक्षा जो है केवल डिग्री तक सीमित न रहे। जी जी सर। और इसको व्यक्तित्व और संस्कार निर्माण का भी माध्यम बनाए। जी सर। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो एक मोटो है, हम जो लेके चले हैं वो स्वामी विवेकानंद चले हैं, और उन्होंने अपने कई सारे वक्तव्यों में यही कहा है कि भारत का निर्माण जो है वो सिर्फ युवा कर सकता है, नव भारत का निर्माण। और जो युवा शक्ति है उसमें बहुत दमखम है। जी बिल्कुल सर। और हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, या कोई भी, आप किसी को भी ले लो, कोई भी देश की उन्नति तभी होती है कि युवा शक्ति उसकी कितनी है और युवा कितना आगे बढ़ के और काम कर रहा है। जी सर। उसी से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए युवा जितना भी है उसको आपको बढ़ाने के लिए जितनी भी सारी संस्कारित चीज़ें चाहिए रहती हैं, वो उसकी क्लासरूम स्टडी, उसके व्यवहार, उसके आचरण, उसको उतारने के लिए आपको उसकी रेगुलरिटी में आपको उसको
उतारना पड़ेगा। और जितना वो रेगुलर रहेगा, जितना संस्कारित होगा, वही वो एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। जी बिल्कुल सर। ये आज अपने समाज को एक दिशा देने वाले युग पुरुष की भी ज़रूरत रहती जी है बिल्कुल सर। कि एक सिंगल पर्सन से कोई काम नहीं होता है, सभी मिलके कुछ कुछ काम करेंगे तो ही वो जी छोटा छोटा योगदान सबका होना चाहिए। जी सबका योगदान होगा तो ही एक अच्छे समाज का निर्माण होगा जो हमारे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे। जी बिल्कुल। और उनकी सोच पे ही हम काम कर रहे हैं और उनकी सोच के साथ ही हम महाविद्यालय का भी संचालन कर रहे हैं, जिसके जी। अंदर हर गतिविधियाँ, हर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो उसी के साथ में ही होती है। जिसमें हमारे महाविद्यालय में कई सारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसके अंदर कि बच्चों को संस्कारित साथ में किया जाता है, जी। पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित किया जाता है। जैसे कि एक छोटी सी बात बताऊं, अभी गणेश जी अपने गए, तो गणेश महोत्सव जो है वो 10 दिन तक हमारे यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके अंदर सारे के सारे जो बच्चों होते हैं कॉलेज के वो पार्टिसिपेशन लेते हैं। और उस गणेश जी की थीम को शिक्षा से जोड़ते हुए जी और बताते हैं कि शिक्षा से, और उसी थीम के अंदर इस बार जो उसका एक प्राइज भी रहता है ताकि कंपटीशन बना रहे। जी बिल्कुल सर। और बच्चों में जितने कंपटीशन होगा तो वो आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा रहेगी। बनी रहती। बनी रही। तो उस वे में अभी जैसे जो जीता, बहुत अच्छा ग्रुप, बहुत सारे अच्छे ग्रुप थे, उसमें जो ग्रुप जीता उन्होंने झांकी सजाई थी जो अपने गौ माता के ऊपर थी। तो ये वो संदेश देना चाह रहे हैं कि गौ माता को हमको कैसे संचित करना है, हमको उसका कैसे संवर्धन करना है, और गौ माता हमारे लिए क्या क्या, और जैसे हमको सिर्फ दूध नहीं देती है, हम उसको गौ माता बोलते हैं, तो उस गौ माता को गौ माता क्यों बोलते हैं, गाय क्यों नहीं बोलते सर। तो वो भी संदेश उन्होंने दिया। तो हमारा जो उद्देश्य होता है कि संस्कारित विद्यार्थी बनाना, तो वो कई हद तक हम उसको सफल कर रहे हैं। जी मैं आया तब बच्चे किसी बायोमेट्रिक पे फिंगर लगा रहे थे। जी। सर वो क्या सिस्टम बना रखा है अपने कॉलेज में? देखिए, वो ऐसा सिस्टम है कि बच्चों की जो हमारे यहाँ अटेंडेंस होती है जी। वो बायोमेट्रिक से होती है। रजिस्टर भी रखे हुए हैं, नहीं जी। रखे हुए ऐसा नहीं है, लेकिन वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहती है कि जिसमें जब बच्चा आता है तब वो फिंगर लगाता है, और बच्चा जब जाता है तभी भी वो फिंगर लगाता है, ताकि वो जो एक हमारे टाइम पे भी होता था और हमने भी बहुत करा है ऐसा, एक प्रॉक्सी सिस्टम होता है जो जी। हमारे विद्यार्थी पहले बहुत लगाते थे कि सुरेश कौन है तो सर प्रेजेंट, सोहन कौन है तो भी प्रेजेंट। एक ही स्टूडेंट बार बार एक ही हाथ उठाता है, और उससे हम भी गुजरे, नहीं गुजरे ऐसा नहीं है कि हम भी सीधे ही आके नहीं बैठे, हमने भी पढ़ाई करी है, हम भी उसी बेंचों पे बैठे हैं, हम भी उसी सिनारियो से गुजरे। तो वो प्रॉक्सी सिस्टम को हटाने के लिए वो बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई हुई सर है। सारे बच्चे अटेंडेंस लगाते हैं या हाँ। कोई व्यक्तिगत कोई कोर्स का बीए बीएड वाला ऐसा? मोस्टली तो बीएड वाले जितने भी विद्यार्थी जी, होते हैं जी। उनकी जो होती है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है। और उनके पाठ्यक्रम में भी ये आता है कि जैसे कि उनको अनुशासन एक बनाना है, जी बिल्कुल। क्योंकि अच्छा टीचर तभी बनेगा या समाज का निर्माण वो शिक्षक तभी करेगा जब वो संस्कारित और अनुशासन वाला हो। जी बिल्कुल तो वो सर। एक अनुशासन उसमें भी आ जाता है कि मैं इतनी बजे जाके और अंगूठा नहीं लगाऊंगा। जैसे अभी अपन नवाचार में बात करें तो अब वो बायोमेट्रिक हो, इनके लिए नेक्स्ट अब ये आने वाला है कि वो बायोमेट्रिक सीधे इनके मोबाइल से अब होने वाली जी मेरी अब कि सीधे वो आएंगे, सीधी बायोमेट्रिक उठाएंगे, फ़ोन उठाएंगे, उनका सेल्फी लेंगे और वो जीपीएस के थ्रू उनकी अटेंडेंस अपना। जी बिल्कुल। ये भी हमारा अभी नवाचार उसमें चल रहा है जो बहुत नेक्स्ट बढ़िया ईयर सर। से इनके लिए एप्लीकेबल है। देखिए, कुछ नवाचार जितना करते रहेंगे उतना बच्चों के लिए और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल सर। आपके अनुभव के आधार पर माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा और कैरियर के फैसलों में कैसे बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं? देखिए संदीप जी, माता पिता जो होते हैं वो बिल्कुल पूजनीय होते हैं हमारे जी। लिए। हमारी भारतीय संस्कृति में हमको यही सिखाया गया है कि हमारे जितने माता पिता हैं उनको आदर करना चाहिए, उनकी जी। रेस्पेक्ट करना चाहिए। और माता पिता जो भी बोलते हैं वो उनके अनुभव से बोलते हैं, और उनका अनुभव जो होता है हम भी सीखे, हमारे माता पिता से ही सीखे। जी जी और उनका अनुभव आज भी हमको मिल रहा है। जैसे मेरे फादर हैं, वो हमारे साथ में कई सारे हमारे कॉलेज के ऐसे निर्णय होते हैं जहाँ पे हमको नहीं समझ आती, तो वो मार्गदर्शन करते जी हैं, बिल्कुल ज़रूरी है सर। प्रदर्शित करते हैं। और वो जब उस हम पद पे चलते हैं तो
उसमें सफलताएं और अच्छी मिलती है। जी तो माता पिताओं का पथ प्रदर्शन या मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज के युग में थोड़ा सा उस चीज़ में ये है कि माता पिता हमारे मागढ़ परिक्षेत्र में जनरली ये देखा गया है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ को ट्राई करते हैं कि आगे आप जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जी करिए, जी जैसे अपन ने पहले भी चर्चा जी करी उस बिल्कुल पे। सर। तो वो चीज़ थोड़ा सा उनको ये है कि उस चीज़ को उनको भी थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ेगा, जी थोड़ा सा उनको भी और शिक्षित होना पड़ेगा कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जी गवर्नमेंट जॉब जो है वो केवल ही केवल लक्ष्य नहीं रखता। जी बिल्कुल सर। उस चीज़ को लक्ष्य रखने के लिए उनको अच्छा अच्छा समाज सेवी या अच्छा समाज के अंदर काम करने वाला व्यक्ति या कार्यकर्ता जिसको अपन कहते हैं समाज का, वैसा होना चाहिए ताकि समाज के अंदर एक बेहतर चरित्रवान अपन पुरुष बिल्कुल स्थापित कर सर, सकें जी। और एक उसका उदाहरण स्थापित कर सकें। सर आपके एक बार हम फिर से आपके जो भी स्टूडेंट हैं उनसे अपन अपने कॉलेज का रिव्यू लेंगे एक बार। बिल्कुल। महाविद्यालय में संचालित विभिन्न एनएसएस गतिविधियां आपके लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बनती है? हेलो, मेरा नाम है सरगम पंड्या, मैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारे महाविद्यालय में संचालित एनएसएस की गतिविधियों से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। माध्यम से मुझे समाज सेवा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण जैसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इससे मेरे अंदर लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन जैसी स्किल्स डेवलपमेंट भी हुई है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये सीखने को मिली कि कभी हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स भी सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ले आते हैं। थैंक यू। युवा दिवस पर आयोजित नुक्कड़ नाटक ने समाज में किस प्रकार जागरूकता लाई? मेरा नाम प्रियंका गवारिया है एंड आई एम सेकेंड ईयर बीए बीएड स्टूडेंट। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि नुक्कड़ नाटक के द्वारा कैसे युवाओं में जागरूकता फैलाई गई, तो जो युवा दिवस है वो स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है और नुक्कड़ नाटकों का ये मेन मोटिव रहता है कि लोगों में जागरूकता फैलानी है और ख़ास करके आज के युवाओं में। युवा बहुत एकदम इस तरह के होते हैं कि वो जो चीज़ देखते हैं वो उसी की ओर चलने लगते हैं। तो पिछले साल हमने मतलब हमारे महाविद्यालय ने इसी प्रकार एक नशा मुक्ति पर नाटक आयोजित किया था, जिसमें हमने अलग अलग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जाके ड्रामा प्रस्तुति करी थी नशा मुक्ति पर, जिसमें हमने संदेश दिया था कि युवाओं में नशा मुक्ति के दुष्प्रभाव बताए थे और उन्हें ये संदेश दिया था कि आप ना ही नशा करें और ना ही नशा करने दें। और हमारा मेन मोटिव यही था कि अगर आप भले ही नशा नहीं करते हो, लेकिन अगर आपके पास वाला कोई नशा कर रहा है तो आप उसे भी नशा करने से रोकें। धन्यवाद। महाविद्यालय में रीडर्स क्लब आपके लिए किस प्रकार ज्ञानवर्धक रहा? नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी प्रजापत है, मैं बीए बीएड थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। रीडर्स क्लब हर एक महाविद्यालय में होता है। हमारे भी महाविद्यालय में रीडर्स क्लब की सुविधा उपलब्ध है जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। रीडर्स क्लब हमें सेल्फ स्टडी के लिए मोटिव करता है, जैसे कि रीडर्स क्लब में बहुत सारी पुस्तकें, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं आदि होती है जिनके माध्यम से हम ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं, लेकिन हम साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि हमारे आसपास में रीडर्स क्लब में और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनसे बातचीत कैसे करनी है, और लैंग्वेज के बारे में भी सीखते हैं कि हमें किस इंसान से किस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करके हमें बात करनी चाहिए। और इसके बाद अलावा हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ज्ञान प्राप्त होता है। थैंक यू। महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आपको किस प्रकार प्रेरित किया? हेलो, मेरा नाम दिशा पंड्या है और मैं करंटली थर्ड ईयर बीएससी बीएड की स्टूडेंट हूँ। महाविद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब कि जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनके बारे में ऐसा है कि हमारी कॉलेज में शुरुआत से जब हमारा कॉलेज ईयर जब शुरू होता है जी, शुरुआत हमारी होती है गणेश जी के आगमन से। जैसा कि सर ने बताया कि गणेश जी के जब भी सारे दिन होते हैं उसमें हमारे 5 ग्रुप्स डिवाइडेड है सारे स्टूडेंट्स के। उसमें 5 ग्रुप्स की अलग अलग झांकियाँ लगती है और ये एक बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी स्टूडेंट को उसके इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि संस्कार भी उतने ही ज़रूरी हैं, तो संस्कारों के साथ हम हिंदू रिलीजियस के हिसाब से हम नवरात्रि भी सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम जलसा कहते हैं। जी। गणेश उत्सव होता है,
फिर एनुअल फंक्शन होता है जिसे हम रेडियंस कहते हैं, और छोटे मोटे जैसे कि जन्माष्टमी, बाकी सारे प्रोग्राम्स हमारी कॉलेज में मनाए जाते हैं। एंड इन सब से हमें यूनिटी प्लस टीम वर्क, और टीम का तो मतलब ये होता है कि टुगेदर वी विल ऑल अचीव मोर। तो ये सब हम सारे कल्चरल इवेंट से सीखते हैं, और मुझे पर्सनली इस कॉलेज में आके इन कल्चरल इवेंट से पब्लिक स्पीकिंग और स्टेज फियर जो है उसको मैंने कॉन्कर किया यहाँ के। बहुत बढ़िया। महाविद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता में आपका कैसे विकास हुआ और आप कितनी ऊंचाइयों तक पहुँचे? मेरा नाम काव्यानी पटेल है। मैं BA B.Ed 4th ईयर की छात्रा हूँ, और सर मैं खुद ही इसमें एक एग्ज़ाम्पल हूँ, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ आई थी और मैंने कभी भी स्कूल टूर्नामेंट नहीं किया है, बट ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मैं गई थी बैडमिंटन के लिए गई थी, बट टीम हो गई थी, और फिर सर ने बोला कि एक दूसरा भी गेम है चेस है, उसमें आप पार्टिसिपेट करो। और मुझे नहीं पता था कि ये चेस है और ये मुझे ऊंचाई तक ले जाएगा, वेस्ट जोन तक सेलेक्ट हो जाऊंगी मैं इसमें। तो फर्स्ट ईयर में हम प्रतापगढ़ गए थे, और वहाँ पे हमने हमारी कॉलेज स्वामी विवेकानंद का है ना नाम रोशन किया था उसमें, वुमेंस चीज़ में। और सर सेकेंड ईयर में भी हमने हमारी कॉलेज से 3 लड़कियां थी, 2 सीनियर्स थे और एक मैं थी, और टॉप 5 में हम सेलेक्ट होके मुंबई वेस्ट जोन में हम गए थे। और हमारे साथ हमारे इंचार्ज हिमांग सर भी थे, उन्होंने हमारा ध्यान रखा था। और सर मैं बोलना चाहूँगी कि जो स्पोर्ट्स रहता है उसमें मैंने 3 कीवर्ड्स अपने लाइफ में उतारे हैं। एक तो पेशेंस, सेकेंड की लाइफ में अप्स डाउन्स आते हैं, हार जीत होती रहती है, तो उससे हमें आगे बढ़ना है। और थर्ड सर की उस सिचुएशन को हैंडलिंग कैसे करना है। तो चेस में मुझे यही चीज़ सीखने को मिली, और मैं सर को थैंकफुल भी कहना चाहूँगी, इस इंस्टीट्यूट को भी थैंकफुल कहना चाहूँगी। थैंक यू कि मुझे आपके यहाँ से स्पोर्ट्स में भागीदारी करने का मौका मिला, और प्लस वेस्ट जोन जाने का भी एक मौका मिला जो मैंने कभी सोचा नहीं था। सो थैंक यू सो मच। महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, विचार गोष्ठियों, विशेषज्ञों की वार्तालापों की आपके अनुसार क्या सार्थकता रही? मेरा नाम विधि मेहता है और मैं BSc B.Ed 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो कॉलेज में ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, सेमिनार्स और एक्सपर्ट एडवाइस से मुझे बहुत हेल्प मिली है। स्टूडेंट्स को इससे जो उनकी सोच है उसमें व्यापकता आती है, और पर्सनल डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्पफुल रहा है। मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे जो बाहर के जो काम होते हैं, मतलब कि क्लासरूम नॉलेज से मुझे जो बाहर का नॉलेज है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं हमेशा कॉलेज के सारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करती हूँ। और स्पीकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बोलना। तो हमेशा ही मैं डिबेट्स ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो मैं हमेशा से बोलने में थोड़ा है ना इंटरेस्ट रखती हूँ, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम थी हमेशा से कि मैं बहुत स्पीड में बोलती थी। तो माइक्रो टीचिंग जब हमारी होती थी, प्रिंसिपल सर लेते थे, तो उन्होंने मेरी जो ये स्पीड में बोलने की जो हैबिट थी उसमें उन्होंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट उन्होंने लाया, और बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज होता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो माइक्रो टीचिंग और कॉलेज में होने वाले बाकी सारे प्रोग्राम जैसे आशु भाषण, डिबेट, ऐसी चीज़ों से हमारी जो स्किल्स डेवलप होती हैं, और चीज़ें आना ही बड़ी बात नहीं है, उन्हें एक्सप्रेस करना बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना, ये मैंने यहाँ से सीखा है। थैंक यू। महाविद्यालयों में आयोजित विभिन्न सभाएं एवं कार्यक्रम कौन कौन से हुए और उनकी आपके अनुसार कितनी सार्थकता रही? मेरा नाम चार्मी सुथार है। मैं BSc B.Ed 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में आई तो हमने सबसे पहले एक सर्वे किया जो था नारी उत्पीड़ना पे। हम कॉलेज के आसपास के निजी क्षेत्रों में गए। उन निजी क्षेत्रों में हमने कई घरों में सर्वे किया। वहाँ जाके हमने उन कुछ औरतों से पूछा उन घरों की कि आप किसी प्रकार के दबाव या शोषण का तो शिकार नहीं है। तो उन औरतों ने जवाब दिया, मतलब कोई औरतें कंफर्टेबल रही बोलने के लिए, लेकिन कोई औरतें कंफर्टेबल नहीं रही। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि उनके पति रात को शराब के नशे में आके उनसे मारपीट करते हैं, या कोई औरत अगर विडो है तो उन्होंने बोला वो अपने बेटे या बहू से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इससे उनको हमने बहुत समझाने का भी प्रयास किया, और कुछ दिनों बाद हमने इन सब की लिस्ट भी बनाई और उनका पुनः उनका निरीक्षण भी किया। उसके बाद हमने कुछ समय पश्चात हमने रोड सेफ्टी पे भी एक सर्वे किया था, स्वच्छता पे भी एक सर्वे किया, और उसके पश्चात हमने
एक नाटक किया था, नुक्कड़ नाटक, जैसा कि छात्र ने बताया नुक्कड़ नाटक। उससे हमने नशा मुक्ति में भी एक वो सुबह मतलब मैसेज दिया, नशा मुक्ति में का भी एक मैसेज दिया। तो इन सब से मेरा बहुत ज़्यादा सर्वांगीण विकास हुआ। जैसे कि मुझे लीडरशिप क्वालिटी के बारे में पता चला, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा सुधरी। जैसे हम औरतों को जैसे हमने पूछा तो कुछ औरतें तो कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे किस वे में उन औरतों से पूछना है जिससे वो कंफर्टेबल होकर मुझे उनका जवाब दे सके। उसके बाद मैंने टीम वर्क सीखा कि किस तरह हर बच्चे को जोड़ के हमें टीम में वर्क बांटना चाहिए। जी। अगर आप माता पिता को एक सलाह देना चाहे कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य लेकर किस तरह सोचें, तो वह क्या होगी? देखिए, माता पिता को मैं तो सब बहुत छोटा हूँ उस बारे में, तो इतनी समझ भी मैं नहीं कह सकता कि मैं उनको सलाह दूँ, क्योंकि मैं भी अभी एक लड़की और लड़के का पेरेंट्स बना हूँ, तो इतना तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरी अभी वो जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, लेकिन एज ए डायरेक्टर मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ ज़रूर कि बच्चे की पढ़ाई जो होती है और उसके भविष्य की चिंता हर माता पिता को होती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचते क्या कि हमारे बेटे की या बेटी की कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब लग जाए और बाकी वो संस्कारवान हो, उसको मतलब कैसे भी करके लग जाए जी। और उसके लिए कुछ भी माता पिता करने को तैयार रहते जी जी। और वो चीज़ कोई गलत नहीं है, सभी करते हैं कि अपना फ्यूचर सिक्योर करता है। लेकिन फ्यूचर सिक्योर करने के साथ साथ में अपन जो अपनी संस्कृति है, अपना जो समाज है, उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए जा रहे जी हैं। बिल्कुल सर। कि जिसके अंदर अपन देखते हैं कि समाज जो है वो संकुचित हो रहा है। पहले समाज में हम की भावना थी जी बिल्कुल सर। जी कि सभी बोलते थे कि हम लोग ये करेंगे। अब वो हम की भावना जो है वो खत्म होकर और वो मैं की भावना पे आ गई। जी। तो वो जो है वो माता पिता को बस यही सलाह दूंगा कि वो बच्चों के जो कैरियर है या बच्चों की साथ में बैठें, बच्चों के साथ में डिस्कस करें कि उनको क्या चाहिए, वो क्या समझ रहे हैं, वो किस में इंटरेस्टेड हैं, उनको क्या करना अच्छा लगता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मेरी 2 साल की गुड़िया है जी। और मैं कोई भी उसके साथ में खिलौना लेके आता हूँ कभी भी बाज़ार से, तो उसके साथ में सिर्फ उसको खिलौना नहीं देता हूँ, उसके साथ में मैं वो खिलौने के साथ में मैं खेलता हूँ। मतलब यहाँ कॉलेज से जाने के बाद में मैं 6-7 बजे तक यहाँ पे रहता हूँ कॉलेज में। जी जी। और यहाँ से जाने के बाद मैं मतलब आप ये समझिए कि सोने रात को 10 बजे तक मैं उसके साथ उन्हीं खिलौनों से खेलता हूँ। मतलब मैं भी उसके साथ में बच्चा बन जाता हूँ ताकि वो ऐसा नहीं समझे कि माता पिता मेरे से कहीं अलग है। क्योंकि क्या होता है कि माता पिता जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो कई सारी चीज़ें अपने माता पिता से ही शेयर करते हैं। जी जी सर। जैसे आपने अपने पॉडकास्ट चालू करने से पहले एक चीज़ बताई कि कुछ अनहोनी घटना जी के बारे बिल्कुल। में आपने जी जी। बताया था, तो उस पर मैं आपको थोड़ा सा एक रोशनी डालूं उस जी बिल्कुल टॉपिक के बिल्कुल ऊपर सर। जी बिल्कुल कि सर। उसमें माता पिता जो होते हैं वो बच्चे पे काफ़ी सारा प्रेशर करते हैं कि आप लोगों को यही पढ़ाई करनी है, आप लोगों को यही करना है आप, और उसके लिए क्या करते हैं माता पिता, उसका मार्गदर्शक नहीं बनते, उस पर थोपते हैं, कोई भी चीज़ जी। थोपते हैं और वो थोपते तो बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे आगे, जैसे आपने कोई रास्ता बना दिया, ठीक है, अब वो रास्ते पे चलने के लिए भी आपको जो है वो बच्चे को बताना पड़ेगा कि इस रास्ते पे चलेगा तो ये सही है, जी बिल्कुल। इस रास्ते पे चलेगा तो ये गलत है, और कोई रास्ते में उसकी रुकावट आती है तो उसमें बच्चे के साथ में आपको भी चलना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। सिर्फ बच्चे को अकेले उस रास्ते पे धकेल दिया, ये गलत बात। जी जी। तो बच्चे के साथ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई में, जी। उसके होमवर्क में, उसकी कोई भी गतिविधि हो रही है, चाहे वो सही हो गलत हो, अगर वो विफल हुआ है, उसके परीक्षा में वो विफल हुआ है तो विफलता का कारण भी उसको खोजे जी। कि वो विफल क्यों रहा। उस पर सिर्फ थोपे नहीं कि भाई तू फेल हो गया, तू बिल्कुल डल है। देखिए, हर बच्चा समान नहीं होता, जी सर। बच्चे सब अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा कला में निपुण होता है, कोई बच्चे जो होते हैं वो विज्ञान संकाय जो मतलब विज्ञान के विषय में निपुण होता है, कई बच्चे जो होते हैं जो इनसे परे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। जी सर। तो उनकी जितनी जो भी प्रतिभाएं होती है उनको निखारें, उनको आगे लाएं। और आज के युग में जो है वो हर चीज़ के लिए सरकार आपको प्रोत्साहित कर रही है
और हर चीज़ के लिए आपको मार्गदर्शन भी मिल जाता है। जी तो केवल माता पिता एक ही चीज़ पे नहीं रहे हैं कि हमको तो सब रिजल्ट चाहिए, उनको उसके साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और इन्वॉल्वमेंट होने के साथ साथ में उनको उसका पथ प्रदर्शक भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कि उनको भी शिक्षित होना पड़ेगा थोड़ा, शिक्षित आज के युग के हिसाब से शिक्षित होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आज का युग और जब हमारे माता पिता और वो सब पढ़ते थे तब का युग में बहुत बहुत डिफरेंस है। जी जी तो उस डिफरेंस को उन्हीं को ही कम करना है और उन्हीं को ही उस चीज़ को बताना है और बच्चे की हेल्प के लिए करना है, ताकि वो अप्रिय कोई घटना, जैसे आपने स्टार्टिंग में जो जी बताया जी था जी सर, कि वो वैसा कुछ काम नहीं करे, वो आपसे कई सारी चीज़ें शेयर करे। शेयर करें। क्योंकि शेयर करना, उसकी बातें वो शेयर कभी नहीं करेगा बच्चा, कि वो किस उसमें पड़ा हुआ है, उसके लिए आपको उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और वो दोस्त बनाने की कला माता पिता को सीखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और वो दोस्त कैसे बनाना है, तो उसके लिए उसको उसके साथ में जितना टाइम, अब हमारे जनरली ये कल्चर में ये आ गया है कि माता पिता के पास जो मोबाइल होता है वो जैसे ही घर जाते हैं या अपने टाइम से जैसे ही फ्री होते हैं, या कई लोग तो टाइम पे भी होता है, तो उनके दिन के अंदर वो 4-4, 6-6 घंटे स्क्रीन पे ही रहता है, जी जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उसी पे ही सारा के सारा टाइम उसमें ही निकालते हैं। तो और फिर उसके बाद आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा वो मोबाइल नहीं देखे, तो वो सीख कहाँ से रहा है? वो सीख तो आपसे ही रहा है, जी बिल्कुल सर। क्योंकि आप उसके सामने मोबाइल चला रहे हैं, जी आप उसके साथ उसको टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो वो आपसे ही सीख रहा है कि मेरे मम्मी पापा तो मोबाइल चला रहे हैं, मेरे मम्मी पापा ये काम कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा जो है वो मेरे पेरेंट्स को ये बोल रहे हैं, तो वो आपको फिर पलट के वो चीज़ आपको करेगा ही जी करेगा। जी जी सर। तो उसमें आप यूँ सोचें कि हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर लें कि ये इस हिसाब से हो जाए, ये जी मोबाइल छोड़ दे, ये पढ़ना लिखना चाहे, तो वो उसके लिए आपको प्रयास करना, जी बिल्कुल सर। और जितना माँ बाप उसमें प्रयास करेंगे उतना ही वो सफल है। जी सर। सर आपने ये बिल्कुल सही बात बताई कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब के प्रेशर में या तो फिर जो बच्चा है वो सुसाइड की ओर जा रहा है या किसी नशे की धूत में आ रहा है। बिल्कुल। तो कम से कम आज हर परिवार को ये करना चाहिए कि दिन में एक समय का भोजन सब साथ में साथ में बैठ बैठ के इसको एक हमारे सर्कल में एक बहुत बढ़िया बात मैं जी आपको शेयर करूं। हमारे फ्रेंड सर्कल में एक उसी चीज़ पे व्हाट्सएप ग्रुप में एक निकली थी जी जी कि आज किसी मेरे एक दोस्त ने मैसेज डाला सुबह कि आज जो है मेरा सोशल उपवास है उसका। ये देखिए मैं बेंगलोर से पढ़ा हुआ, तो वो कुछ टर्म्स वैसे ही आती हैं जी उसका। जी तो उन्होंने कहा सोशल उपवास है, तो मैं कहा कई सारे फ्रेंड ने वो सोशल उपवास क्या है, तो उसने उसका जवाब नहीं दिया, और नेक्स्ट डे उसका जवाब आया कि सोशल उपवास का मतलब ये होता है कि आज के दिन मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊं। जी बिल्कुल। तो वो मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा तो उससे फायदा क्या होगा जी कि वो अपना जो क्वालिटी टाइम, ठीक है, मिलते सबको 24 घंटा ही है, किसी को 25 घंटा नहीं मिले, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए, तो जी आपका जो क्वालिटी टाइम है जो आपको कहीं और चीज़ में लगाना है, अच्छी जी चीज़ों में जी लगाना जी है। बिल्कुल सर। क्योंकि मोबाइल देखिए अच्छा भी है और ख़राब भी। आप उसका अच्छा यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, जी और आप उसका सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ करेंगे, जो अब आजकल की यूथ जो है जनरली उसको टाइम पास के लिए यूज़ लेती है कि फेसबुक पे टाइम स्पेंड करती है, जी इंस्टा पे जी करती है, तो वो उसकी जगह वो कुछ अच्छा क्रिएटिव वर्क के लिए करे उसका यूज़, तो उसके लिए उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो जी वो बिल्कुल। सोशल उपवास वही है, अपन को भी वो हो सका तो अपन सभी को सोशल उपवास रखना जी पड़े, बिल्कुल सर। कम से कम वीक में एक दिन अपन को सोशल उपवास रखना पड़े कि एक दिन मोबाइल को हम नहीं टच करेंगे, जी कुछ बिल्कुल भी हो सर। जाए, कैसा भी इम्पोर्टेंट फ़ोन है, कुछ भी है। जब पहले के ज़माने में हम जब पढ़ाई करते थे तब मोबाइल आया हुआ था फ्रेश, और तब ये सारी चीज़ें जो व्हाट्सएप, इंस्टा, वो नहीं तब उतना नहीं था। तब एक हमारे चलन था कि एक दिन के अंदर, जैसे अब एक महीने के अंदर 100 SMS फ्री मिलते फ्री हैं, मिलते थे। हमारे टाइम पे एक दिन में 100 SMS मिलते थे, तो वही चलता था। वो चैटिंग जो आजकल लोग व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करते से हैं, करें। वो हमारे तब मैसेज से होती थी। लेकिन ये है कि हमको वो चीज़ जो थी, वो इंस्टा और फेसबुक जो था वो उतना वैसा नहीं मिला जैसा आजकल के विद्यार्थियों को मिल रहा है। जी तो सर। वो हम भी हमारा क्वालिटी टाइम बाकी चीज़ों में गुजारा, जी जी और मोबाइल का सही यूज़ जो होता है इंटरनेट का, कि जानकारियों का आदान प्रदान होना चाहिए,
कि आपके पास में करंट नॉलेज जो होता है, जो करंट अफेयर्स होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज़ हमको कम से कम पता लगी। और टेक्नोलॉजी का तो यूज़ हम कर ही रहे थे, नहीं कर रहे थे ऐसा नहीं है। और अब ये है कि अब वो आदत ऐसी हो गई है कि अब कोई भी कुछ भी होता है तो व्हाट्सएप बहुत हम कम ही चेक करते हैं, या फेसबुक इंस्टा वो भी है, वो भी बहुत कम चेक, क्योंकि वो आदत में ही नहीं आया। और उस हैबिट पे हम भी हैं कि नहीं, वो अपना क्वालिटी टाइम है, अपन को देखना है, अपन को सुधारना है, और अपन ही उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है जी। आप जितना मोबाइल में रहेंगे आपका टाइम अच्छा भी जाएगा और आपका टाइम खराब भी जाएगा। वो आप पे डिपेंड है कि आपको अच्छा लेना है मोबाइल का यूज़ है, आपको खराब लेना है। जी। यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और व्यक्तिगत विकास चाहते हैं तो वह आपके कॉलेज क्यों चुने सर? देखिए, व्यक्तिगत विकास और सर्वश्रेष्ठ शिक्षा अगर चाहते हैं तो हमारी कॉलेज क्यों चुने, इसके लिए तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सबसे बड़ा उदाहरण उसका देंगे। जी जी सर। और वो आपको बताएंगे कि हमारी कॉलेज क्यों चुने और सर्वश्रेष्ठ क्यों है। जी। लेकिन इस पे छोटा सा मैं आपको प्रकाश डालूँ तो जिससे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो आइडियल हैं, जी, जो हम जिस मिशन को लेके चले हैं, स्वामी विवेकानंद, वो नाम ही बहुत काफ़ी है। जी बिल्कुल सर। और उस नाम ने जो है वो पूरे विश्व में कई सारी चीज़ें नवाचार करा। और उसमें उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको खुद ही करना जी पड़ेगा। सर। उन्होंने एक और सेंटेंस भी बोला था कि डोंट बी अफ्रेड, यू विल सक्सीड इन एवरी ईयर। मतलब कि आप किसी भी चीज़ के लिए भयभीत ना हो और आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो वो सफलता के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और प्रयास में ये होता है कि आपके जो सर्वश्रेष्ठ की जहाँ पे अपन बात कर रहे हैं शिक्षा, तो हमारे यहाँ पर जो है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जी। सर्वांगीण विकास के अंदर उसकी शिक्षा में ही हमने कई सारी चीज़ें जोड़ रखी हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको गणेश महोत्सव का बताया, वैसे ही करके कई सारी एक्टिविटी होती है, जैसे एनएसएस की एक्टिविटी होती है, तो वो समाज से जोड़ती है। बच्चे को हम उत्तरदायी बनाते हैं। उत्तरदायी किसके लिए? कि समाज के लिए उत्तरदायी बनाते हैं, कि समाज के अंदर वो एक अच्छा उसका उदाहरण कैसे प्रेषित करें। जी जी। क्योंकि समाज के अंदर क्या है कि देखिए, काम करने वाले सब हैं, लेकिन उसकी उत्तरदायित्वता देना, मतलब कि उसकी जिम्मेदारी लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो जिम्मेदारी के साथ में हम सारी चीज़ें बच्चों से ही करवाते हैं। कई सारे हमारे यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि सिर्फ बच्चे ही करते हैं। ऑर्गेनाइज भी बच्चे करते हैं, उसकी एंकरिंग भी बच्चे करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी बच्चे लेके आते हैं, और वही सारी चीज़ें करते हैं। और हमको भी उनसे एनर्जी मिलती है कि हाँ, हमारे बच्चे कम से कम हमने इतना उनको सफल बनाया है या इतनी चीज़ें सिखाई हैं कि वो उनके पैरों पे। हाँ, ये है कि कई सारे ऐसे शाय बच्चे भी आते हैं हमारे पास में कि जिनके माँ बाप कहते हैं कि सर इसका बाकी किसी चीज़ों में नहीं है और आप जैसा भी चाहें वैसा आप इसको करें। और 3 साल या 4 साल जब वो कॉलेज छोड़ के जाता है तो उसकी यादें जो होती हैं वो कुछ और होती हैं कॉलेज के साथ। जी बिल्कुल। और वो उसके अंदर से वो एक जो नेचर होता है, शाय का नेचर, मतलब कि शर्मिला टाइप का जो बच्चा कहते हैं, वो नहीं रहता है। और वो हर टाइप की एक्टिविटी करता है। तो वो हर टाइप की एक्टिविटी में वो सीख जाता है कि हमको आगे जाके जीवन के अंदर और क्या करना है और किस हिसाब से और आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है। कि सिर्फ हमारे कॉलेज में सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता है, कई सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें सभी मिला के हम ट्राई करते हैं कि बच्चा जो है वो एक अच्छा स्वरूप बने और बच्चे को जो है वो अच्छी चीज़ मिले। जो कहीं पे भी वो अगर बाहर जाता है, बड़ी सिटीज़ के अंदर जाता है, तो उसको ऐसा फील नहीं लगना चाहिए कि मैं वागड़ से आया हूँ या मैं सागवाड़ा में पढ़ा हूँ या मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है। वैसा हमारे यहाँ के कोई बच्चों में ऐसा नहीं मिलेगा। आपको हमारे यहाँ के बच्चों में सारी चीज़ें मिलेंगी कि वो सारी चीज़ें कर सकता है। कोई भी चीज़ हमारे यहाँ का बच्चा नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ना कहते कि नहीं सर मैं ये नहीं कर पाऊँगा। एक बार वो झिझकेगा और फिर दूसरी बात में वो ऐसा निकलेगा कि आपको
और वो 10 आइडिया दे जाएगा कि नहीं इस चीज़ को अपन इस तरह से करते हैं और इस चीज़ को ऐसे करें। जी तो इसलिए हमारी कॉलेज का चयन जो है वो इसलिए करें, अगर सर्वांगी विकास चाहिए जी बिल्कुल सर। बच्चे को तो हमारी कॉलेज का चयन करें, क्योंकि देखिए सर्वांगी विकास अगर होगा तो वो अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करेगा तो प्राइवेट में भी बहुत अच्छा करेगा। जी बिल्कुल सर। और अगर सर्वांगी विकास नहीं होगा तो सिर्फ वो एक ही चीज़ पे फोकस करेगा कि वो उनके माँ बाप ने जो बोला, जो गलत नहीं बोलते, कभी गलत नहीं बोलते, जी, जी, लेकिन जी, जो भी माँ बाप ने बोला वही उसके लिए सही है और उसी चीज़ का ही वो आगे काम करे। जी बिल्कुल। और सर एक विद्यार्थी में सर्वांगीण विकास ही सबसे बड़ी आवश्यकता हाँ होती है। बिल्कुल। और सर्वांगी विकास जितना होगा उतना ही जो विद्यार्थी है वो आचरण वाला बनेगा। जी बिल्कुल। और आचरण वाला जो विद्यार्थी होगा वही समाज का निर्माण करेगा। जी हाँ। और अनुशासन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। जी बिल्कुल सर। सर आपके एक बार हम फिर से आपके जो भी स्टूडेंट हैं उनसे अपन अपने कॉलेज का रिव्यू लेंगे एक बार। बिल्कुल। महाविद्यालय में कौन कौन से सर्वे कार्यक्रम हुए और वे आपके लिए सार्थक रहे? आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुराग बुनकर, बीएससी बीएड 3rd ईयर। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी होता है जिसे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होती है, परंतु उसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे अतिरिक्त आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती। और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे महाविद्यालय में ये सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि सोशल जस्टिस सर्विस स्कॉलरशिप, जिसमें जो इंटीग्रेटेड और नॉर्मल दोनों विद्यार्थी के वर्गों को सुविधा मिलती है। दूसरी CM हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप, इसके अंदर जो विद्यार्थी 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें यह मिलता है। उसके साथ ST, SC, OBC, BPL, EWS इन सभी को भी यह लाभार्थियों को उपलब्ध होती है। तीसरी कालीबाई भील स्कूटी योजना, ये आप जानते ही होंगे। उसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा जो ST वर्ग की छात्राएं होती है उनको स्कूटी, लैपटॉप इन सभी से नवाजा जाता है। जी। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि एक और स्कीम, हाँ, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, जिसमें जो सर्वाधिक जो मुस्लिम होते हैं उनके लिए ये लाभदायक होती हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्रगुजार हूँ मैं कि यह सुविधाएं हमारे मिली, जिससे मेरी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका हुई। धन्यवाद। महाविद्यालय में किए गए शैक्षणिक भ्रमण ने आपको किस प्रकार प्रभावित किया? नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस वैष्णव है और मैं BSc बीएड 3rd ईयर का छात्र हूँ। आज मैं आपको हमारे शैक्षणिक भ्रमण का प्रभाव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं शैक्षणिक भ्रमण में BSc बीएड जब मैं 2nd ईयर कर रहा था तब मैं शैक्षणिक भ्रमण में गया था, जिसमें मेरे मित्र, मेरे महाविद्यालय साथी और मेरे टीचर, स्टाफ मेंबर सभी आए थे, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत सारी एक्सपीरियंस करी। जैसे फर्स्ट बात तो मुझे ये पता चली कि बच्चों के बीच में, मतलब जैसे हम दोस्तों के बीच में टीचर को इन्वॉल्व करके कैसे उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया जाता है, वो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करी। एन्जॉयमेंट भी बहुत करा। फिर अगर एजुकेशन टूर की बात करी जाए तो हम बायोटेक लैब में गए थे, जिसके बारे में हमने बनाना को कितने मल्टी सेल्यूलर के रूप में कितने पार्ट्स में डिवाइड करा जाए और एक बनाना से कितने पौधे उगाए जाए, ये सब भी हमने देखा था। और इन सब से मुझे एक शिक्षा मिली कि किताबी ज्ञान से बहुत ही ज़्यादा, मतलब किताबी ज्ञान लेना ही नॉट अ सफिशिएंट फॉर अस। हर साल हमारे कॉलेज में एजुकेशन टूर कराए जाते हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग जगह पे ले जाया जाता है, जहाँ पे हमें हर जगह पे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कॉलेज की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, जो कि हमारे बहुत सारे साथी थे उन्होंने भी मेरे साथ में लेकर सीखी। थैंक यू। आपको अपने कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कोई भी बोल सकता है इसमें, वो बोलेगा। अच्छा, मेरा नाम सिद्धांत सुधार है और मैं यहाँ इस कॉलेज स्वामी विवेकानंद कॉलेज का 3rd ईयर BSc बीएड का छात्र हूँ। इस कॉलेज में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पर जो भी हमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसमें जैसे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इस कॉलेज में दोनों अवेलेबल है। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे मीडियम तक ही सीमित रखा जाता है। इसमें हमें दोनों मीडियम की पढ़ाई की मतलब बाईलिंगुअल में कराई जाती है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि आगे चल करके जब भी जो भी चीज़ों में इंग्लिश ज़्यादातर काम में आती है, तो जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए थोड़ा एक एडवांटेज के तरीके से काम करता है।
बाकी यहाँ कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बाकी दूसरी कॉलेजेस की तुलना में, ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जी थैंक यू सर। सर आपने अपने कॉलेज के बारे में आज मुझे जानने का मौका दिया जी। और साथ ही हमने स्टूडेंट से भी उनके अपने कॉलेज के बारे में जानकारी ली, और सर आपने इतना समय दिया आपके कॉलेज में, सर इसके लिए मैं संदीप शो की ओर से आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और संदीप जी, और आपको बधाइयाँ आपके शो के लिए जी सर, जो कि वागड़ के अंदर एक नवाचार के रूप में काम कर रही है जी। और आपने काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट पहले करे हुए हैं जी जी। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप जिस हेतु के लिए हमारी कॉलेज में आए हैं और जिसके लिए आपने हमारे विद्यार्थियों का और हमारा यहाँ पे पॉडकास्ट करा है वो आपको बिल्कुल मिला होगा जी। और आपकी अपेक्षाओं पे हम कहीं कम नहीं उतरे होंगे। जी बिल्कुल सर। और हमारे विद्यार्थियों ने भी इसमें भागीदारी निभाई है जी, तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में हमारे जो एलुमनी जो यहाँ पे आए हैं, जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं, जो कई ऊंचाइयों तक पहुँच चुके हैं और आगे भी और निरंतर वो कार्य करके और अच्छी ऊंचाइयों पे पहुँचेंगे, तो उनको भी आगे की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ जी। और धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर। धन्यवाद। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।